हाँ, तो इस चैप्टर में हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जो हमारा पहले भारत के अंदर एंशियंट जो इंडियन और जो ग्रीक फिलोसफर्स थे, वो हमेशा मतलब इस बात से अचंभित होते थे कि जो मैटर के अननोन पार्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। तो उनको ये भी आइडिया आता था कि अगर मैटर को हम छोटे कितने छोटे से छोटे हिस्से के अंदर डिवाइड कर सकें। ये करीबन 500 BC के आसपास भी इस पे मतलब विचार मंथन करते थे वो। तो एक इंडियन फिलोसफर हुए हैं महर्षि कनड, तो उन्होंने इसके बारे में जिक्र किया है कि अगर हम मैटर को, जिसको हिंदी के अंदर पदार्थ भी कहा जाता है, कि छोटे छोटे हिस्से में डिवाइड करते जाएं और सबसे छोटे हिस्से पे पहुंच जाएं जिसको और ज़्यादा डिवाइड ना किया जा सके, तो उसको परमाणु उन्होंने बताया, शब्द रखा उसके लिए। एक और इंडियन फिलोसफर पाखुडा कटायामा हुए हैं, तो उन्होंने इसके बारे में और इलेबोरेट किया और इसके बारे में बताया। तो उन्होंने ये बताया कि जो पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादातर कंबाइंड फॉर्म के अंदर मिलते हैं, मतलब जो ये सबसे जो परमाणु जो हैं ये आपस के अंदर मिलके कुछ और सब्सटेंस बनाते हैं। तो इसी टाइम के आसपास ग्रीक फिलोसफर्स डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस, उन्होंने सजेस्ट किया कि अगर हम मैटर को डिवाइड करते रहें और जो ऐसा पार्टिकल जिसको और ज़्यादा डिवाइड ना किया जा सके, उसका नाम उन्होंने एटम रखा। और एटम का मतलब ही ये है कि ऐसा पार्टिकल जिसको और ज़्यादा डिवाइड ना किया जा सके। तो ये उस टाइम तो फिलोसफिकल ही इस पे बातचीत हुई, और लेकिन इस पे एक्सपेरिमेंटेशन और इसको वैलिडेट जो आइडिया को किया गया वो 18वीं जो सेंचुरी के आखिर के अंदर किया गया। जो लेट 18th सेंचुरी में हमें साइंटिस्टों ने पता लगाया कि जो डिफरेंट एलिमेंट्स और जो कंपाउंड्स हैं, जो नेचुरली मिलते हैं कंपाउंड्स, वो अलग अलग एलिमेंट्स कंबाइन करके बने होते हैं। तो एंटनी एल लॉविजियर ने इसकी फिर स्थापना की केमिकल साइंसेस की, और दो उन्होंने इम्पॉर्टेंट लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन की स्थापना की। तो लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन जो हैं दो, उनके बारे में जानते हैं। तो इसके बारे में लॉ ऑफ कंजर्वेशन, जो पहली लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। तो इसके अंदर ये जानेंगे कि जब हम केमिकल रिएक्शन करते हैं, कोई केमिकल चेंज होता है, तो क्या उसके अंदर मास चेंज होता है। तो इसमें हमने केमिकल्स लिए, सेट ए के अंदर 3 केमिकल्स लिए, कॉपर सल्फेट, बेरियम क्लोराइड, लेड नाइट्रेट, और जो दूसरा सेट है उसके अंदर सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड। तो ये केमिकल्स हैं, तो इनके बारे में आगे और भी जानेंगे हम। तो 2 सॉल्यूशन बनाए 5% डाइल्यूटेड। एक्स सॉल्यूशन के अंदर 5% इनमें से कोई एक चीज़ डाली, वाई के अंदर दूसरे सेट में से कोई चीज़ डाइल्यूटेड सॉल्यूशंस बनाए दो, जिसका 5% हिस्सा इनमें से कोई ऊपर वाले केमिकल्स में था। तो उसको हमने फिर इस तरीके से रखा। एक ये फ्लास्क ली, फ्लास्क के अंदर जो सॉल्यूशन वाई डाला इसके अंदर, और एक ये स्मॉल इग्निशन ट्यूब ली, इसके अंदर सॉल्यूशन एक्स डाला, और ये धागे से ऐसे इसके अंदर लटका दिया। दोनों में ध्यान रहे मिक्स ना होने पाए, कॉर्क से हमने बंद कर दिया इसको। तो हमने इसका टोटल वेट देखा सॉल्यूशन का कितना है, फिर इसको धीरे धीरे टेढ़ा करके किया ताकि जो उसमें अंदर जो ट्यूब के अंदर सॉल्यूशन था वो फ्लास्क के सॉल्यूशन में मिल जाए, तो उससे केमिकल रिएक्शन हो जाएगी दोनों के बीच में। और उसके बाद केमिकल रिएक्शन होने के बाद दोबारा वेट करेंगे। ये भी हम फ्लास्क के ऊपर कॉर्क इसलिए लगाई, कोई चीज़ गैस वगैरह जो प्रोड्यूस होती है बाहर ना जा सके, जो सारे का सारा मास जो है केमिकल रिएक्शन का अंदर ही रह सके। और उसके बाद भी हम
केमिकल रिएक्शन के बाद इसका वेट करके देख लेंगे। तो ये एक्टिविटी करके हम ये पाएंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के तहत जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है उसमें ना तो मास क्रिएट होता है और ना ही मास डिस्ट्रॉय होता है, तो मास सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मासेस। जो दूसरी लॉ है वो है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। तो लेवोजियर और कुछ और साइंटिस्ट ने नोट किया कि जितनी भी जो कंपाउंड चारों तरफ हैं हमारे, तो वो ज़्यादातर दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स के साथ मिलके बनी होती हैं, और उन एलिमेंट्स जिस मात्रा में मिली होती है उनका प्रोपोर्शन सेम होता है, चाहे वो जहाँ मर्जी से आप उस कंपाउंड को ले लो। जैसे इसका एग्जांपल है पानी। तो वाटर जो है उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो मास की रेशियो है वो हमेशा 1:8 होगी, चाहे पानी आप दुनिया के किसी भी हिस्से से ले लो। मतलब 9 ग्राम्स अगर हम वाटर लेंगे और उसको डिकम्पोज किया जाए तो 1 ग्राम हम पाएंगे कि उसमें हाइड्रोजन है और 8 ग्राम्स यानी 8 ग्राम ऑक्सीजन है। ऐसे ही अगर हम अमोनिया लेते हैं तो उसके अंदर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दो उसके जो एलिमेंट्स होते हैं, तो इनकी रेशियो हमेशा 14:3 है। मतलब 14 ग्राम उसमें 14 टाइम्स नाइट्रोजन मिलेगी और 3 टाइम्स हमें हाइड्रोजन मिलेगी। तो इन सब जब हमें ये चीज़ें पता लगी तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस के तरफ हम हमें ये जानकारी मिली। तो ये स्टेट करती है कि कोई भी केमिकल सब्सटेंस है उसमें एलिमेंट्स का जो प्रोपोर्शन हमेशा एक डेफिनेट ही होगा मास के विद रिस्पेक्ट टू द मास, कि कोई भी जो केमिकल सब्सटेंस है उसके अंदर एलिमेंट्स का जो रेशियो है या प्रोपोर्शन है वो बाय मास हमेशा बराबर होगा, चाहे वो केमिकल सब्सटेंस आप दुनिया में कहीं से ले लो। तो उसके बाद जो साइंटिस्ट को जो इसके बाद जो प्रॉब्लम फेस आई, तो इन लॉज की एक्सप्लेनेशन जॉन डाल्टन जो हैं उन्होंने इनको फिर एक्सप्लेन किया। तो उन्होंने आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर के ऊपर काम किया। उस टाइम तक ये सिर्फ फिलॉसफी थी। तो जो एटम्स जो थे, जो ग्रीक वर्ड था जो कि मतलब था जिसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल, जिसको और आगे छोटे हिस्सों में ना डिवाइड किया जा सके, उसके ऊपर इन्होंने डॉक्टर डाल्टन ने काम किया। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के हिसाब से जितना भी मैटर है, चाहे वो एलिमेंट है या कंपाउंड है या कोई मिक्सचर है, वो छोटे पार्टिकल से बना होता है जिनका नाम एटम्स होता है। और इस थ्योरी के अंदर उन्होंने ये कुछ नियम बताए कि जितना भी जो फर्स्ट है कि ऑल मैटर इज, कि जितना जो मैटर है वो छोटे पार्टिकल्स का बना होता है जिनका नाम एटम है। एटम जो हैं वो इंडिविजिबल पार्टिकल्स हैं, मतलब उन्हें और ज़्यादा छोटा नहीं तोड़ा जा सकता। और ये जब केमिकल रिएक्शन होती हैं तो ना ही एटम्स डिस्ट्रॉय होते हैं और ना ही क्रिएट होते हैं केमिकल रिएक्शन में। एटम्स जो हैं, एक एलिमेंट के सारे एटम्स आपस में एक दूसरे से सेम होते हैं, मतलब मिलते होते हैं, आइडेंटिकल हैं अपने मास और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर। मतलब एक जो एलिमेंट है उसके सारे एटम्स का जो मास होगा वो एक जैसा होगा और उन सब की केमिकल प्रॉपर्टीज़ एक जैसी होंगी। एटम्स, अलग अलग एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं उनके मास भी अलग अलग होंगे और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी अलग अलग होंगी। और जो एटम हैं आपस में एक स्मॉल होल नंबर की रेशियो के अंदर कंबाइन होते हैं कंपाउंड फॉर्म करने के लिए। होल नंबर्स मतलब 1 2 3 4 ऐसे। तो इन रेशियो के अंदर कंबाइन होके एटम्स आपस में कंपाउंड्स बनाते हैं। और जो रिलेटिव नंबर और एक जो कंपाउंड है उसके अंदर रिलेटिव नंबर ऑफ काइंड ऑफ एटम्स हमेशा कांस्टेंट रहता है। मतलब जैसे ऑक्सीजन, जो पानी है जिसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, तो उसमें सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के ही एटम मिलेंगे। मतलब
इसी काइंड के एलिमेंट्स के एटम मिलेंगे उस कंपाउंड के अंदर, और उनकी रेशियो भी सेम ही होगी। जैसे हमने अभी रेशियो 1:8 यहाँ पे पीछे पड़ी थी, तो हमेशा उनकी रेशियो और टाइप ऑफ एटम्स एक कंपाउंड के अंदर हमेशा सेम होंगे। आगे हम ये भी आगे जाके और पढ़ेंगे अगले चैप्टर्स के अंदर कि एटम्स के भी आगे अंदर छोटे अलग अलग पार्ट्स होते हैं, लेकिन उस टाइम जो ऑब्जर्वेशन थी साइंटिस्ट की वो ये थी।